जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी किए गए साइंस के मॉडल पेपर सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखें। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे आप ए से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख दिए हैं। और आगे पूछता है कि किसी चालक में धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। कोई भी चालक में अगर आपको धारा को मापना है तो आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा? ए मीटर। उस युक्ति को क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। क्लियर? तो आप एग्जाम में कैसे लिखेगा? यहाँ आंसर हम लिख दिए हैं। एक एम्पियर हो गया और दूसरा का क्या हो गया? ए मीटर हो गया। एग्जाम में आप वाक्य बना के लिखिएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। पूर्ण विराम देखिए, फिर किसी चालक में धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। यहाँ हम लिख दिए हैं दूसरा नंबर में आंसर क्या होगा? ओम, जिसका सिंबल इस तरह से भी होता है। आगे क्या पूछता है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है कि कोई भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं? तो करता है। तो आंसर लिखेगा क्या चीज? हाँ। तो आपको वाक्य बना के लिख देना है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। पूर्ण विराम देके फिर लिखेगा कि हाँ, क्योंकि हाँ नहीं में देना है तो लिखेगा हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि दो ऐसे धातुओं के नाम लिखें जिन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बताइए, दो ऐसे कौन से धातु हैं जो बहुत काफी मुलायम होते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, उसे आप चाकू से काट सकते हैं। तो वो दो धातुएं कौन कौन है? सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ हम लिख दिए हैं सोडियम जिसका संकेत Na होता है तथा पोटेशियम जिसका संकेत K होता है। आप एग्जाम में वाक्य बना के लिखिएगा कि सोडियम तथा पोटेशियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि CH3COCH3 और एक दिया हुआ है C2H4 में कौन कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो इसमें CO है, बीच में CO है ना, तो कीटोन हो गया। ये कौन सा प्रक्रियात्मक समूह? कीटोन। और ये हो गया C2H4, यानी C 2 गो है और H 4 गो है, तो 2 दूना 4, डायरेक्ट दुगना है। तो दुगना किस में होता है? C का दुगना H किस में होता है? एल्कीन में। तो ये हो गया एल्कीन, ये कीटोन हो गया, ये एल्कीन। इसे वाक्य बना के लिख दीजिएगा। आंसर यहाँ 4 नंबर हमें आंसर यहाँ दिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से कि CH3COCH3 में कीटोन, पोस्ट में आप इसे लिख सकते हैं कीटोन को सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, तथा C2H4 में कौन? एल्कीन प्रक्रियात्मक समूह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा आंसर क्या चीज कि मृत पेड़ पौधे या मृत जीव जंतु किसी कारणवश अगर जमीन में दब जाते हैं तो उनके कुछ भाग सूक्ष्म जीवों द्वारा या गर्मी के कारण, ताप के कारण, दाब के कारण अपघटित हो जाते हैं, लेकिन उनके कुछ भाग किसी कारणवश अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो वही जो भाग बच जाते हैं वे लाखों साल बाद, कुछ वर्ष के बाद, कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? वे कठोर हो जाते हैं। उन्हीं अवशेष को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्लियर? तो इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि मृत पौधे या जीव जंतु जमीन में दब जाने के बाद उनके कुछ भाग का अपघटन नहीं हो पाता है। कुछ भाग का तो अपघटन हो जाता है, लेकिन कुछ भाग का अपघटन नहीं हो पाता है, और वे लंबे समय के बाद, और लंबे समय तक वहीं रहते हैं, और लंबे समय के बाद वे कठोर हो जाते हैं। इन्हीं अवशेषों को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है कि वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? वंशानुगत लक्षण मतलब क्या हुआ? आनुवांशिक लक्षण। क्या होता है? तो वे लक्षण जो माता पिता से जीन के माध्यम से, उनके जीन के माध्यम से संतानों में चले जाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर पिताजी के बाल घुंघरैले हैं तो हो सके बेटे के भी बाल अगर घुंघरैले हो गए
तो वे लक्षण क्या कहलाएंगे, वंशानुगत लक्षण या आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। क्लियर। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वंशानुगत लक्षण कहते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला एक ही होता है, उदाहरण तो हजारों हैं, अनेक उदाहरण है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है घास को खाता है कीट, कीट को खाता है मेंढक, और मेंढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है चील। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। घास को खाता है बकरी, बकरी को खाएगा भेड़िया, भेड़िया को खाएगा बाघ। इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ओम का नियम लिखें। ओम का नियम आपको लिख देना है सबसे पहले। ओम, साइमन ओम जो थे जर्मन के वैज्ञानिक, वो क्या बताए थे कि यदि कोई तार है, एक तार है, और इस तार का अगर ताप चेंज नहीं होता है, इसका ताप अगर समान है, तो उन्होंने बताया था कि इस तार के दोनों सिरे के, यहाँ और यहाँ दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो इस तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को तो ओम का नियम कहते हैं। यानी उन्होंने बताया कि इस दोनों बिंदु के बीच का जो विभवांतर है ना, वो विभवांतर में अगर वृद्धि होगा तो इसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर विभवांतर घटेगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो बस इसी को हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले ओम का नियम क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं या समानुपाती होता है। परंतु एक कंडीशन है यहाँ पे कि तार का ताप समान रहना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। क्लियर। इसे ही क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। बस हो गया। उसके बाद आगे पूछता है कि इस नियम के आधार पर विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखें। ये ओम के नियम के आधार पर विभवांतर जिसे हम लोग भी से लिखते हैं और विद्युत धारा जिसे हम लोग आई से लिखते हैं, उसमें संबंध बताना है। सिर्फ संबंध लिखना है, यानी फॉर्मूला लिखना है। तो सिर्फ सूत्र केवल हम लोग को लिखना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डेरिवेशन भी कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे सिद्ध करने के लिए नहीं कहा है, फिर भी आप इतना सा लिख दीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा कि भी, यानी भी मतलब क्या हुआ, विभवांतर यहाँ पे भी है, तो भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई है। मतलब भी जो है, विभवांतर जो है वो आई मतलब विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि भी और आई जब इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा नीचे, तो भी बटा आई बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर आर हो जाता है। यहाँ पे आर क्या है, तो आर नियंताक है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ से सूत्र अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ आर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसको तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो भी एका भी बराबर आई गुने आर यानी आई आर। इस तरह से ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है जो क्वेश्चन में पूछा था, विभवांतर और धारा के बीच संबंध, यही संबंध है, भी बराबर आई आर। क्लियर हो। अब आगे क्या पूछता है कि प्रतिरोध को परिभाषित करें। प्रतिरोध क्या है, इसी नियंत्रक को न प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन इसका परिभाषा लिखना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध एक तार का, ये जो चालक है, जो चालक होता है, तार होता है, वो तार का एक गुण है जिसके द्वारा ये तार जो होता है ना, वो अपने से होकर विद्युत धारा को या विद्युत आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, उसको बहने से रोकता है। क्लियर। तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं, वही गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो उसी को यहाँ लिखे हैं कि किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने में प्रवाहित होने वाला आवेश के प्रवाह को या विद्युत धारा को क्या करता है, विरोध करता है, उसे प्रवाह नहीं होने देता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का परिभाषा जानने से पहले चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं वो जानना होगा। तो जानिए कि अगर कोई चुंबक है, मान चलिए ये चुंबक है, तो चुंबक के वे क्षेत्र जहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। जैसे मान चलिए कि ये कोई चुंबक है
और अगर हम कोई वस्तु, कोई धातु को, अगर हम कोई लोहा को अगर यहाँ पे ले जा रहे हैं, कोई लोहा के वस्तु को, और यहाँ पे ले रहे हैं और ये नहीं खींच रहा है चुंबक, नहीं ढकेल रहा है, तो जानिए यहाँ चुंबक क्षेत्र नहीं है। और अगर इस जगह ले गए, देखिए थोड़ा नज़दीक ले गए और यहाँ से खींच लिया या तो धकेल दिया, धकेलने का ऐसा अनुभव हो रहा है हमें कि लग रहा है खींच रहा है या तो धकेल रहा है, आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण कर रहा है, तो जानिए कि ये क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी जहाँ जिस क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव होता है वो आकर्षण कर सकता है या प्रतिकर्षण कर सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और उस क्षेत्र को दिखाने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर। तो उसी को हम लोग यहाँ लिख दिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इन चुंबकीय क्षेत्रों को दिखाने वाले रेखाएं क्या कहलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाते हैं। क्लियर। इस तरह से आप चित्र भी बना सकते हैं कि ये चुंबक है, चुंबक का ये साउथ पोल हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये नॉर्थ पोल हो गया उत्तरी ध्रुव। और इस तरह से इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाई दे रहा है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। क्लियर। और चुंबकीय क्षेत्र कौन है, तो यही सब, यहाँ से ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। आप भी बना सकते हैं एग्जाम में। अब आगे क्या पूछता है कि इनके कोई दो गुण बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के दो गुण लिखना है, बस ये चित्र से ही आपको लिख देना है, इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है। कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, लिखिएगा। और पहला नंबर क्या लिखिएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इस चीज को हम यहाँ पे लिखे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए यहाँ पे जितना भी रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गए हैं वो एक दूसरे को कभी टच नहीं कर रहे हैं, स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना है क्या चीज, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होता है ना, वो किधर से किधर होता है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। देखिए साउथ से इधर से, दक्षिणी ध्रुव से किधर गया है, उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यही दो गुण आपको याद रख लेना है और एग्जाम में लिख देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण मतलब होता क्या है कि जब भी कोई धातु अपने आसपास के अम्ल हो गया या वायु हो गया या आर्द्रता, नमी जिसे कहते हैं आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो उनमें कुछ परत चढ़ जाते हैं। अब कुछ परत चढ़ जाता है जिससे उस धातु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। अब वो धातु अच्छा धातु नहीं रहा, अब वो कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है थोड़ा, तो उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उसी को हमने यहाँ लिखा है कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आते हैं तो उनमें कुछ परत चढ़ जाते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्लियर। अब आगे उदाहरण आप दे सकते हैं, उदाहरण हालांकि देने नहीं बोला लेकिन लिख दीजिए एक दो उदाहरण। हमने लिखा है पहला उदाहरण, चांदी में काली परत का चढ़ जाना। अगर चांदी का पायल वगैरह हो गया, चांदी के और भी कुछ यहाँ गले के हार वगैरह हो गए, देखते होंगे आप कि वो जो पायल वगैरह होते हैं कुछ दिन बाद जैसे लोग पहनता है, पहनते ही पानी के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है और उसमें क्या हो जाता है, काली काली परत चढ़ जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या तो आप देखेंगे एक और उदाहरण में आप लिख सकते हैं दूसरा कि लोहे में जंग लग जाना। लोहे की वस्तुओं को भी आप देखते होंगे कि जल, वायु आदि के संपर्क में आने पर उसमें भी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्लियर। अब आगे बोलता है कि संक्षारण से बचाने के उपाय बताइए, इससे सुरक्षा के उपाय लिखें। यानी संक्षारण से आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं धातुओं को, तो इसके लिए कुछ विधि है। जैसे हो गया कि मान चलिए पहला पेंटिंग हो गया, पेंट करके, जैसे लोहा वगैरह की वस्तु को हम लोग पेंट कर देते हैं, या ग्रीसिंग करके, ग्रीस वगैरह लगा के, तेल वगैरह लगा के भी उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। और नहीं तो यसद लेपन कीजिए, जिससे कोई भी धातु, लोहा का कोई सामान है उसको उसमें जिंक का लेपन करके, जिंक का लेपन करते हैं, उसी को यसद लेपन कहते हैं। तो यसद लेपन द्वारा भी हम लोग संक्षारण से बचा सकते हैं। और एक एनोडीकरण भी होता है, एनोडीकरण जिसे एल्युमिनियम के कोई वस्तु को एनोडीकरण किया जाता है, यानी ऑक्साइड की मोटी परत उसमें चढ़ा दी जाती है एल्युमिनियम की वस्तुओं में, तो उसको एनोडीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आप धातुओं को सुरक्षित रख सकते हैं, संक्षारण होने से बचा सकते हैं। तो आराम से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, बस संक्षारण से सुरक्षा के उपाय
निम्नलिखित है लिख के, और 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 2-3। पहला हमने लिख दिया पेंट करके हम अच्छा बचा सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं, और दूसरा तेल या ग्रीज लगाकर बचा सकते हैं। अगला है तीसरा यसद लेपन द्वारा बचा सकते हैं लोहे की वस्तुओं को, और चौथा क्या है, एनोडीकरण द्वारा बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन, जब हम लोग कोई फसल लगाते हैं तो फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उसमें हम लोग रासायनिक उर्वरक डालते हैं अनेक प्रकार के, जैसे यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटास डालते हैं, बहुत तरह के रासायनिक उर्वरक बाजार में मौजूद हैं, उसे हम लोग डालते हैं। और साथ ही साथ उन फसलों में कीड़ा लगने से बचाने के लिए उनमें हम लोग क्या डालते हैं, तो अनेक प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। अब ये जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक हैं, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, जिनका अपघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा नहीं हो पाता है। अब ये जो पदार्थ हैं, ये हमारे आहार श्रृंखला में सम्मिलित हो जाते हैं, और इनका संग्रहण जो है ना, वो आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर में उत्तरोत्तर होता है। उत्तरोत्तर मतलब कि प्रथम पोषक स्तर में इसका संग्रहण कम होता है, द्वितीय पोषक स्तर में इसका ज़्यादा मात्रा संग्रहित हो जाता है, और तृतीय पोषक स्तर में और ज़्यादा मात्रा संग्रहित होता है। इस तरह से जैसे पोषक स्तर बढ़ेगा, अधिक मात्रा संग्रहित होते जाता है आगे वाला में। अब होता क्या है कि चूंकि हम लोग जो है, मानव जो है, वो किसी भी आहार श्रृंखला का सबसे शीर्षस्थ, सबसे ऊपर आता है। मतलब कि जिसको कोई नहीं खाता उसको मानव खाता है। मानव सब चीज़ को खाता है, सब कुछ को खाता है, साग सब्जी मांस मछली सबको खाता है। तो इसलिए प्रत्येक आहार श्रृंखला का सबसे शीर्ष स्थान में कौन आता है, मनुष्य। यानी कि ये जो पदार्थ हैं, कीटनाशक या दवाई जो भी हम लोग डाले हैं खेत में, उर्वरक वगैरह डाले हैं, उनका अधिक मात्रा किसमें संग्रहित होगा, तो हमारे शरीर में, मानव के शरीर में। इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। क्लियर। इसी को हमने यहाँ लिखा है कि फसलों में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। क्लियर। ये हमारे आहार श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं और प्रत्येक पोषक स्तर में उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। अब चूंकि प्रत्येक आहार श्रृंखला में मनुष्य जो है वो शीर्षस्थ है, सबसे ऊपर है, इसीलिए ये पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखें। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग अलग अलग कॉलम बना देते हैं। क्लियर। यहाँ से लाइन खींच दी है, इधर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इधर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला नंबर में तो हम लोग परिभाषा दे देंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, एकल आबंध होगा, उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच कम से कम एक द्विआबंध या तो त्रिआबंध यानी डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे कि जितने भी एल्केन हैं, एल्केन समूह के जितने भी यौगिक हैं, सभी एल्केन क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जबकि सभी एल्कीन एवं एल्काइन, जितने भी एल्कीन हैं या एल्काइन हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर। दो अंतर हो गया। और तीसरा अंतर में आप उदाहरण लिख सकते हैं। क्लियर। तो उदाहरण लिख दीजिए। एल्केन में जितना भी आएगा शुरू से, मेथ, एथ, प्रोपेन, प्रोप, बेट, सबका लिख दीजिए। तो शुरू से लिखते हैं एल्केन का 3-4 उदाहरण दे देते हैं। तो एल्केन, तो मेथ का क्या हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, जितना लिखना है इत्यादि लिख दीजिए। अब उधर जाते हैं, उदाहरण लिख देते हैं। तो उधर एल्कीन और एल्काइन दोनों शामिल है। तो एल्कीन वाला भी, इन वाला भी लिखिए, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऐसे लिख सकते हैं। और एल्काइन वाला भी कुछ लिख दीजिए उदाहरण में। एथाइन, एथ से ही शुरू होता है, मेथ से यहाँ शुरू नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो कार्बन रहेगा तभी बनेगा। तो एथ से स्टार्ट कीजिएगा। तो एल्काइन का भी लिख सकते हैं उदाहरण, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, जितना लिखना है इत्यादि करके। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक आरेख चित्र बनाना है। सिर्फ आपको एक चित्र बना देना है, आरेख चित्र खींच देना है, समझाने नहीं बोला है। तो सिर्फ आरेख चित्र इस तरह से बनाइएगा
कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, तो इधर से होता है। देखिएगा ध्यान से, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, देखिए सबसे बड़ा घर किसका है, सूर्य का प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। यहाँ से ऊर्जा जाता है कहाँ पे, इस तरह से तीर का निशान बैठाइएगा, यहाँ से ऊर्जा जाता है उत्पादक में। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करता है कौन, उत्पादक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे। क्लियर। तो सूर्य के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, इससे ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, ये उत्पादक ग्रहण करते हैं। इसमें थोड़ा कम होता है, इससे थोड़ा कम ऊर्जा इसमें होता है। इसके बाद इससे ऊर्जा ग्रहण कौन करता है, शाकाहारी करते हैं, शाकाहारी। तो इससे और कम ऊर्जा ग्रहण कौन करता है, शाकाहारी। अब शाकाहारी से ऊर्जा ग्रहण कौन करता है, मांसाहारी। और ये शाकाहारी से कम ऊर्जा ग्रहण करता है मांसाहारी। और उसके बाद मांसाहारी से ऊर्जा कौन ग्रहण करता है, शीर्षस्थ मांसाहारी। और ये ऊर्जा का सबसे कम मात्रा को ग्रहण कर पाता है। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि ऊर्जा का प्रवाह, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा कौन प्राप्त किया, उत्पादक। उत्पादक से कौन प्राप्त किया, शाकाहारी। शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी, सबसे बड़ा मांसाहारी जो शेर बाघ हो गए वही सब। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कौन किया, तो पेड़ पौधा किया। सबसे ज़्यादा ऊर्जा था सूर्य के प्रकाश पास, सबसे ज़्यादा ग्रहण कौन किया, उत्पादक। और सबसे कम मात्रा ऊर्जा का किसके पास गया, शीर्ष मांसाहारी के पास। यहाँ एक चीज़ हम लोग को एक दो ज्ञान मिलता है यहाँ से कि पहला चीज़, हालांकि उसको लिखना नहीं, आपको केवल चित्र बना देना है, लेकिन समझिए बात को कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, वो पारितंत्र में एक दिशा में होता है। एक दिशा में, देखिए सिर्फ एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा उत्पादक प्राप्त किया, उत्पादक से ऊर्जा प्राप्त किया शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी, एक ही दिशा में। ऐसा नहीं है कि उत्पादक से शाकाहारी प्राप्त किया फिर शाकाहारी से उत्पादक प्राप्त कर लेगा, उल्टा होगा, कभी नहीं होगा। शाकाहारी से मांसाहारी प्राप्त किया और मांसाहारी से शाकाहारी प्राप्त कर लेगा ऊर्जा, ऐसा कभी हो सकता है। घास बकरी को खाती है, बकरी को कभी घास खा सकती है, नहीं। बकरी को मान चलिए भेड़िया खाता है, भेड़िया को कभी बकरी खा सकती है, नहीं। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, पहला चीज। दूसरा यहाँ सीखने को मिला क्या कि ऊर्जा का प्रवाह जैसे जैसे होता है, आगे बढ़ते जाता है, ऊर्जा की मात्रा का ह्रास होते जाता है। ऊर्जा का मात्रा का ह्रास होते गया है। देखिए ऊर्जा का मात्रा कम होते गया धीरे धीरे। सबसे कम ऊर्जा किसमें संचित हुआ, तो शीर्ष मांसाहारी में। चलिए अब सेक्शन बी का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। सबसे पहले उत्तर में क्या लिखेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि लिख के डैश देके तब नंबर दीजिएगा। पहला नंबर कि मटर में वैकल्पिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे गोल या झुर्रीदार बीज होते हैं, पीले या हरे रंग के बीज होते हैं, जामुनी या सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं, उनके लंबे या बौने पौधे होते हैं, उनके तनों का लंबाई किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो ये विपर्यासी लक्षण के कारण उन्होंने मटर के पौधे को चुना। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि मटर के पौधे का जीवन चक्र बहुत कम होता है, बहुत कम जीवन चक्र होता है, यानी उनका विकास दर काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी विकास करता है, यानी फलता फूलता बहुत जल्दी है। इससे फायदा क्या हुआ मेंडल को प्रयोग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, वो बहुत अधिक बार वो प्रयोग कर सकते थे। इसलिए भी एक यह भी कारण बन जाता है कि मटर के पौधे को उन्होंने चुना। अगला लास्ट आप लिख सकते हैं कि मटर में स्वपरागित होने वाले द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मटर के जो पुष्प होते हैं, मटर में द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि उसमें स्त्री केसर पुंकेसर एक ही पुष्प में होता है और उसमें स्वपरागन होता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है मटर के पौधे को चुनने का। अब सेक्शन सी में 5 अंक स्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर जो है थोड़े लंबे लंबे होते हैं, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।